चलो, हम लोगों ने लास्ट जो है अपना आर्टिकल 34 किया था मेरे ख्याल से, मार्शल लॉ वाला किया था ना। यस लास्ट सर, यस मार्शल लॉ किया था ना, ठीक है। सर। चलो, तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे हम लोग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो सबसे पहले कुछ इसके बेसिक जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पहले वो लिख लो। तो इसको छोटी सी हेडिंग डाल के लिखो, फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी। जो एग्जाम में आते हैं हम पहले उस पर डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे। फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी, फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछ लेता है अक्सर यूपीएससी आपका, कि किस पार्ट का है, तो लिख लो। पार्ट आप लोगों को याद हो गया होगा, पार्ट 4 हो गया आपका। और आर्टिकल जो है आपके 36 to 50, एक बेसिक चीजें देख लेते हैं पहले। 36 to 51। देन थर्ड पॉइंट है, बोरोड द आइडिया फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये डीपीएसपी कहाँ से दिया है, तो इसको लिख लो, द आइडिया बोरोड द आइडिया फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बोरोड द आइडिया फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से हमने ले रखा है। फिर एक और फोर्थ पॉइंट लिखो जो अक्सर एग्जाम में आता है, बोरोड द आइडिया ऑफ द आयरिश फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देन फोर्थ एक पॉइंट और लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द डीपीएसपी, डीपीएसपी उन्होंने क्या बोला, डीपीएसपी के बारे में क्या बोला था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डीपीएसपी, डीपीएसपी आर दी नोवेल, NOVEL, novel features of the Indian Constitution. Novel features of the Indian Constitution. Novel features of the Indian of the Indian Constitution. देन एक फिफ्थ पॉइंट लिखेगा। तो एमसीक्यू में से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई नोवेल फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किसे कहा जाता है, तो आप टिक करके आना, डीपीएसपी को कहा जाता है। या अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ऐसा स्टेटमेंट जो है, नोवेल फीचर अबाउट द डीपीएसपी, ये किसने कहा था, तो आप टिक करके आएंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। देन उसके बाद एक और पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में आता है, लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी टू मेक वेलफेयर स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी टू मेक वेलफेयर स्टेट। ठीक है, टू मेक वेलफेयर स्टेट, यानी कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका क्या होता है कि भाई किस तरीके से हम लोग कल्याणकारी राज्य, हिंदी में थोड़ा शुद्ध हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है कई किताबों में, कि किस तरीके से हम लोग वेलफेयर स्टेट बनाए, यानी कि कल्याणकारी राज्य में। ठीक है, जो हमारे क्या है भाई, 28 राज्य हैं और आपकी 8 यूटी है, उनके बारे में कहा गया है कि किस तरीके से ये कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट बने। ये सारी बातें किसमें लिखी हुई है, डीपीएसपी में लिखी हुई है। ठीक, देन अगला पॉइंट बना के लिखिएगा जो एग्जाम में आता है, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इस वर्ड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय जुडिशियल, इन्फोर्स्ड बाय जुडिशियल, यानी कि बीपीएसपी में जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में जो भी बातें लिखी हुई हैं, इसको इन्फोर्स कराने के लिए, यानी कि जो आपका स्टेट है वो इसको लागू ही करे, ऐसा करने के लिए कोई भी जो एक्स है वो कहाँ नहीं जा सकता है, इट कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा मतलब, हाँ दूसरा क्या बोल रहे हो, सॉरी, नहीं सर, वही बोला था, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डीपीएसपी है, हाँ, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय जुडिशरी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज टोटली अप टू द स्टेट गवर्नमेंट कि जो भी आपके प्रोविजंस लिखे हुए हैं आर्टिकल 36 से 51 में, वो उसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इट इज अप टू देम। क्लियर है आयुषी यहाँ तक? यस सर। ठीक, जबकि इसके पहले जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके 12 to 35 हैं, जब भी ये किसी एक्स को नहीं मिलेंगे तो इसको इन्फोर्स कराने के लिए कि नहीं मुझे तो चाहिए चाहिए, क्योंकि वो मैंडेटरी है,
वो एक्स कहाँ जा सकता है आपके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है किसमें, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में, कि फंडामेंटल राइट्स आर मैंडेटरी, डीपीएसपी ऑप्शनल्स है। और देता कौन है आपको, आपका स्टेट देता है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अच्छा, यहाँ एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है। ये ध्यान रखना। अगर आपके, देखो यूपीएससी कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं देगा। यूपीएससी ये स्टेटमेंट दे देगा आपको कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर कंडीशनल, या ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अब अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ आयुषी? अगर मैं दे रहा हूँ कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर कंडीशनल या ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब क्या निकालोगे इसका? सर कि ये हर पर्सन हाँ, के राइट नहीं, मतलब जैसे कोई डिफेंस में है तो उन ठीक है, फंडामेंटल नहीं मिलेंगे। राइट्स नहीं। अच्छा, एक और इसका, अभी एक और जीता जागता एग्जाम्पल हम सबके साथ हुआ था कुछ कुछ दिनों पहले, सबके साथ पूरे भारत में। और उसमें कोविड के टाइम पे। हाँ, कोविड के टाइम पे आपके प्रधानमंत्री ने क्या लगाया, लॉकडाउन। ठीक है, और लॉकडाउन में कहा जो जहां है घर के अंदर है वहीं रहेगा। ठीक है, जबकि आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है आपका, यू कैन बिल्कुल। वॉट, यू कैन गो एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, लिखा है ना अरुण? तो जी सर। ठीक है आयुषी, समझ में आ रहा है ना? आर्टिकल 19 में लिखा था ना, यू कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द यस कंट्री। सर। तो भाई जब लॉकडाउन लग गया तो एजुअल है कि आपका जो आर्टिकल 19 का राइट था कि यू कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वो अपने आप कर्टेल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात को प्रूव कर दिया इस एग्जाम्पल के थ्रू कि ये जो आपके राइट्स हैं ये क्या है, कंडीशनल राइट्स हैं, जितने भी आपके, ठीक, वो आपको सारे नहीं मिलते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल है कि भाई एफआर जो है एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको क्या मिलते हैं, रिलीजियस राइट्स मिलते हैं। लेकिन उसमें बहुत सारे ध्यान रखना बट एंड इफ है कि आपकी रिलीजियस फ्रीडम से या आपके रिलीजियस सेरेमनी करने से अगर किसी और को परेशानी होती है या पब्लिक हार्मोनी खराब होती है या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो वो चीजें आपको परफॉर्म नहीं करने दी जाएंगी। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, बड़े कंट्रोवर्सी हुई थी कि कलकत्ता में, ये तो मुझे याद आ रहा है, ममता बनर्जी ने जो मूर्ति विसर्जन होता है दुर्गा माँ का, उस पर बैन लगा दिया था। और उसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं, उनके इलाकों से वो मूर्तियां ले आई जाई थी गंगा, मतलब वहां डुबोने के लिए, विसर्जन करने के लिए, और इससे दंगा भरने की संभावना है। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बहुत कुछ चीजें जो है वो आपसे छीनी जा सकती है, ये ध्यान रखना। चलो, डीपीएसपी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता, इतना हम चीजें पढ़ सकते। तो यानी कि जो भी अब बातें हम लोग पढ़ेंगे अब, वो ऐसा लगेगा कि हमको, कि ये तो हमको मिलनी चाहिए, लेकिन वो स्टेट के ऊपर है, वो आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो जो, चलो सबसे पहला देखो आर्टिकल, हाँ सॉरी अरुण बोलिए। सॉरी सर, वो आर्टिकल 368 के अंदर भी ऐसा भी मेंशन किया है, मतलब कि ये एब्सोल्यूट लिमिट आर्टिकल है, अमेंडमेंट कर 368, सकते हैं। आर्टिकल 368 बोल रहे हो आप, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जी सर, उसके उसके ऊपर अपन कुछ बोल सकते हैं सर, यानी जो अभी रिलेटेड टॉपिक, नहीं अभी कौन से इंसिडेंट अखबार में जो है? फंडामेंटल। हाँ, नहीं, अभी के नहीं सर, जैसे पढ़ रहा था तो वो रिकलेक्ट कर रहा था सर, कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, उसके रिगार्डिंग। हाँ ठीक है, आर्टिकल 368 को लिंकअप करके बोल रहे हो ना आप मुझे? जी जी सर, जी सर। हाँ, हाँ, और भी उसमें करेंगे, उसमें मैं समझाऊंगा। आप जो पॉइंट बोल रहे हो मुझे समझ में आ गया क्या बोल। अच्छा, जी अब इससे पहले देखना आर्टिकल, आर्टिकल 38। सबसे पहले लिखो आर्टिकल 38। मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा सिंपल में लिखाऊंगा कि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। आर्टिकल 38, इसमें लिखो द स्टेट, द स्टेट, अब यहाँ पे आयुषी बताएगी अगर आयुषी को याद हो कि यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन किस आर्टिकल में लिखी हुई है? 12। आर्टिकल 12। तो स्टेट क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है। स्टेट क्या हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 38 में देखो, द स्टेट शैल, शैल ट्राई, ये वर्ड जरूर लिखना जो मैं लिखा रहा हूं, द स्टेट शैल
ट्राई ट्राई मतलब स्टेट ट्राई करेगी, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि उसको करना ही करना है। ठीक है, द स्टेट शैल ट्राई ट्राई टू मिनिमाइज टू मिनिमाइज टू मिनिमाइज टू मिनिमाइज inequality, to minimize inequalities, minimize inequalities in income, minimize inequality in income। ठीक है, पहले इसको समझ लो क्योंकि आपके यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देते हैं। तो ये जो 38 का कैसे तो पहला पार्ट है वो ये कह रहा है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो गई या आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, वो ऐसा कोशिश करेगी कि जो इनकम की इनइक्वालिटी है कि भाई एक आपका एक्स रिक्शा वाला है वो पर डे का मान लो 200 रुपये कमाता है, और वहीं पे एक आपका आईटी एक्सपर्ट है वो पर डे का 20,000 रुपीज कमाता है पर डे का। इसकी पर डे की इनकम खाली 200 रुपीज है, और एक आईटी एक्सपर्ट की इनकम जो पर डे की है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, उसकी कितनी है 20,000। तो इन दोनों की जो इनकम की जो इनइक्वालिटीज है उसको क्या करने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो और वो कैसे हो सकता है, इसका वाई का पैसा छीन के एक्स को दे देगा, टैक्स लगा के, टैक्स लगा के। किस पे, वाई पे? वाई पे। अच्छा ठीक है, और जो टैक्स का पैसा होगा फिर हम एक्स को दे देंगे, लो भाई तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे। हाँ प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए करेंगे ताकि एक्स भी ये कर सके, डेवलप करे, या फिर ठीक है। स्कीम निकाले हम्म, कि जैसा फूड का है, ठीक है, बाकी बढ़िया, मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल है, बढ़िया तो बढ़िया, इससे ठीक वो ठीक। आशी ये समझ में आया आपको जो अरुण ने बोला कि किस तरीके से हो रहा है, मैं समझाऊं? फिर भी आपको समझ में आया कि इनइक्वालिटीज कैसे हो सकती थी? सर आवाज क्लियर नहीं थी आप तक। हाँ, अच्छा कोई बात। तो आयशी आप आइडिया बताना, जो अगर मान लो अरुण ने बताया है आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे कर सकते हो इनइक्वालिटी? नो सर। फिर भी आपको कुछ आइडिया? नो सर। देखो सिंपल, जो अरुण ने बोला कि वाई जो 20,000 रुपये पर डे कमा रहा है, हम इस पे क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। ठीक है, और इसके टैक्स से मान लो हमको क्या मिला, 2,000 रुपये मिला। अब इस 2,000 रुपये में हम क्या करेंगे, आपके स्कूल बनाएंगे, और उस स्कूल में ये जो आपका एक्स है, इसका जो बच्चा है फ्यूचर जनरेशन के लिए, उस स्कूल में, यानी कि वो स्कूल क्या होंगे, आपके गवर्नमेंट स्कूल होंगे, उसके बाद हम गवर्नमेंट कॉलेजेस बनाएंगे। तो ये बच्चा जो है फ्री में इसी स्कूल में और कॉलेज में पढ़ेगा, फिर आगे अपनी एज जो है कि इनकम उसकी क्या होगी, इंक्रीज हो सकती है। इसी तरीके से आपने देखा होगा, पीडीएस सुना होगा, पता नहीं अरुण ने शायद सुना होगा, आयुषी आप श्री आपने सुना होगा पीडीएस, देखा कभी? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरकारी गले की दुकान, जिसमें 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं मिलता है, ये सुना है यस कभी? सर। हाँ, ये राशन कार्ड बनता है ना बीपीएल फैमिली का, बिलो पॉवर्टी लाइन। यस सर। ठीक है, तो इन ये सब जो 3 रुपए किलो चावल मिल रहा है, जबकि एक्चुअल चावल का प्राइस कितना है, मान लीजिए 40-50 रुपए किलो है, गेहूं 2 रुपए किलो मिल रहा है, उसका प्राइस कितना है, 28 रुपए 30 रुपए किलो है। तो सारा पैसा आ कहाँ से रहा है सरकार के पास इनको देने के लिए? ये जो हाई इनकम वाले लोग हैं इनको क्या देना पड़ता है, टैक्सेस देना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग टैक्सेस इन पे लगाए जाते हैं, और यही जो टैक्स का पैसा सरकार जो होती है, जो हमारे यहाँ कमजोर वर्ग है उन पे खर्च करती है। इस तरीके से ये जो इनक्वालिटी ऑफ इनकम होता है वो करती है कोशिश की कम हो जाए। ठीक है आयुषी, फिर भी क्लियर है? यस। ठीक, तो फिर ये वाई हल्ला नहीं मचाएगा कि मुझ पे को लगा रहे हो टैक्स डेमोक्रेसी में ना। चलो उसमें बहुत सारे बटन इसे, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाए तो ये समझ लेना कि क्यों करते हैं। फिर 38 का ही है आपका सेकंड पार्ट, मान के चलना 38 का, ट्राई टू मिनिमाइज, ये 38 का ही सेकंड पार्ट मान के चलो। और अगले पैराग्राफ से लिखो, ट्राई ट्राई टू मिनिमाइज, यहाँ कौन ट्राई कर रहा है, स्टेट। तो लिखो ट्राई टू मिनिमाइज, ट्राई टू मिनिमाइज, मिनिमाइज मिनिमाइज क्या कहते हैं, इसको ऐसे लिखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ट्राई टू मिनिमाइज मिनिमाइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड आपको अजीब सा लग रहा होगा, मिनिमाइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका मतलब ये है, मिनिमाइज बुक में इसमें लीगल लैंग्वेज लिखी होती है कि ये कोशिश करेंगे
कि जो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक ही लेवल पे रहे, ठीक है, मतलब कि सबको जो फैसिलिटी होती है, चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, जॉब्स की हो, सबको बराबर मिले, ठीक है। बस ये आपको 38 में ध्यान में रखना। अब अगला लिखो आर्टिकल 39, सेकंड लिखो आपका आर्टिकल 39, आर्टिकल 39, ठीक है, डीपीएसपी का आर्टिकल 39। इसमें देखो, स्टेट शैल ट्राई टू प्रोवाइड, स्टेट शैल ट्राई टू प्रोवाइड, ट्राई टू प्रोवाइड। अब 39 में स्टेट क्या कोशिश करेगा? अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, भूलना नहीं, स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और स्टेट का मतलब क्या हो गया, आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो गई। दोनों सरकारें ट्राई करती हैं। तो स्टेट शैल ट्राई टू प्रोवाइड, पहला लिखो लाइवलीहुड, लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड। यहाँ लाइवलीहुड का मतलब क्या हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। तो स्टेट कैसे भाई देती है आपको एम्प्लॉयमेंट? गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, वो तो है ही, वो तो ऐसे तो आपको देगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है शिरवी? गवर्नमेंट आपको जॉब कैसे दे सकती है? गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, और बाकी जॉब्स, कोई आइडिया? तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज खोल के। हाँ, ये भी कर सकती है, गुड। और अरुण कैसे कर सकती है? कुछ आइडिया नहीं। अरे सिंपल, आपका देखा होगा ना, अभी यूपी गवर्नमेंट ने और आपकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी आपका वो किया था क्या, इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस सबमिट किया था, जिसमें इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बोला कि हम आप हमारे स्टेट में आइए, हम आपको टैक्स हॉलीडे देंगे, हम आपको जमीन प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको एनओसी प्रोवाइड कराएंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, बस आप पैसा लगाइए हमारे यहाँ। तो पैसा लगाने का मतलब क्या था कि फैक्ट्रीज लगाइए, और अगर फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो क्या मिलेगा यहाँ के लोगों को? उसमें हर लेवल पे हर एम्प्लॉयमेंट, हर लेवल पे इंजीनियर्स हो गए, लेबर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, सबको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ये सर नरेगा सिस्टम में भी इंक्लूड हाँ, होता है। नरेगा भी आप इसी के अंदर में आएगा, किसमें? लाइवलीहुड या जॉब्स के अंदर में, जिसमें आपको जो 100 डेज का वर्क होता है वो आपका मिलता है। क्लियर है आयुषी, शिरवी, दोनों को? यस। ठीक है, तो सरकार देती है भाई। देखो ध्यान रखना, हमारे यहाँ अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही है, टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसी को आइडिया? दोनों को? आयुषी पहले आप बताना, टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग गवर्नमेंट जॉब में है? भाई हमारी पता नहीं। लगभग हमारी पॉपुलेशन कितनी पहुंच चुकी है? 145 क्या करोड़। अभी मेरे ख्याल से इस साल या अगले साल तक ऑफिशियली आ जाएगा, हम चाइना से ऊपर निकल चुके हैं भाई। अब सबसे पॉपुलेटेड कंट्री पूरी दुनिया की कौन है? इंडिया, 145 प्लस करोड़ के साथ। और दूसरे नंबर पे कौन है? चाइना। ठीक है, तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब जो है, टोटल पॉपुलेशन मान लो 145 करोड़ है, इसका 100% मान लो, 100% पॉपुलेशन का सिर्फ 2 से 3%, इससे ऊपर तो नहीं है, लेकिन 2% या 3% के ही करीब क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स में लोग हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब और डिफेंस की। बाकी 97% लोग जो हैं, एक राउंड फिगर में ले रहा हूं, किस जॉब में है? आपकी प्राइवेट जॉब, या खुद का क्या स्टार्ट कर रखा है? स्टार्टअप। अब तो ये बड़ा अच्छा वर्ड शुरू कर दिया, स्टार्टअप। हाँ, ये चीज है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट जॉब का। क्या है? तो ये आपका लाइवलीहुड हो गया। दूसरा आपका लिखो, सेकंड थिंग जो स्टेट प्रोवाइड कराएगा, कोशिश करेगा प्रोवाइड करने की, सेकंड थिंग लिखिएगा, देखिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ क्या हुए, जैसे कि आपका वाटर हो गया, आपका मिनरल्स हो गए, आपके कोल, मतलब ये हो गया, क्या कहते हैं, फॉरेस्ट हो गए, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, तो हम जो भारत के लोग हैं, किसी भी पार्ट में रहते हो, जो आपके झारखंड छत्तीसगढ़ में कोयला मिलता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं, हम उत्तराखंड के लोग या महाराष्ट्र के लोग या राजस्थान के लोग, उस पर इक्वल राइट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड छत्तीसगढ़ के लोगों का ही उस पर राइट है। ऐसे ही हमारे हिमालयाज में, हमारे उत्तराखंड में
फॉरेस्ट मिलते हैं, नदियां मिलती हैं, इनसे जो भी अर्निंग होती है इस पे इक्वल राइट किसका है? बाकी जो झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान या महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज सभी का है, किसी एक स्टेट वाले का नहीं, ये ध्यान रखना। वरना तो हर स्टेट अपना नेचुरल रिसोर्सेज को कहे कि इससे जो अर्निंग होगी वो सिर्फ हमारे ऊपर खर्च करो, बाकी स्टेट पे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, उनका एक टेक्निक है बहुत लंबा चौड़ा, कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उससे जो भी अर्निंग होती है उसका पैसा सभी स्टेटों के डेवलपमेंट में बराबर से खर्च होता है, या उनकी जो डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग खर्च होता है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड लिखना आपका, जो थर्ड थिंग है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक। तो ये हमारे यहाँ प्रोविजन है कि भाई मेल फीमेल जो भी काम करेंगे उनको बराबर की क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। बट प्रैक्टिकली ये कई जगह एग्जीक्यूट नहीं होता है। लेकिन आपको रट्टा मार लेना है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 टिक करके आता। उसके बाद अगला लिखो, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, preservation of health and workers, sorry, preservation of health and strength of workers and children, इसको लिख लो, preservation of health and strength of workers, दोनों का ध्यान रखा गया भाई खास तौर पे, of workers and children, ठीक है। और वो कैसे करते हैं भाई, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ का सरकार की जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, कैसे किसी भी वर्कर का और किसी भी चिल्ड्रन का हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वो प्रिजर्व करेगी, वो है आपका। सबसे पहले अगर मैं बच्चों की बात करूं तो हमारे यहाँ क्या चलता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अगर आप तीनों में से किसी को पता हो कि उसका नाम क्या है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो नाम सुन लो। जिसमें सरकार फ्री के क्या लगवाती है, वैक्सीन लगवाती है, उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। देखे कभी यार, टीवी पे आते हैं, सुना है, नहीं देखे? सुना है सर। हाँ सुना है ना। तो मिशन इंद्रधनुष में आपके जो वैक्सीन हैं, जो डेडली वायरसेस हैं, डेडली बैक्टीरिया है, उसके लिए सरकार फ्री में वैक्सीन लगाती है। और उसका अच्छा खासा बजट होता है, ध्यान रखना। लेकिन सरकार अपने ऊपर ले रही है, अपने ऊपर मतलब कि टैक्स पेयर के ऊपर ले रही है, ठीक। इसी तरीके से आपके, हाँ अरुण क्या बोल रहे थे? सॉरी सर, वो आशा वर्कर्स थ्रू, हाँ उन्हीं के थ्रू लगाते हैं, जो आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी वहां पे जाके लगवाया जाता है। हाँ, ये वर्ड सुना है शिरवी सुना है वर्ड कभी, आंगनवाड़ी? ये सुना है? यस सर। अच्छा सुना है, गुड। आयशी आपने सुना है आंगनवाड़ी? यस सर। ठीक। तो ये आंगनवाड़ी में आपके फ्री वैक्सीन होते हैं। फिर आपका ये आंगनवाड़ी में ही क्या होते हैं कि न्यूट्रिशन फूड खिलाए जाते हैं, ध्यान रखना, न्यूट्रिशनल फूड्स। आपको, आप तीनों में से ये कोई तीनों को ये लगता है कि हमारे भारत में क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन के केसेस होंगे हमारे भारत में, इंडिया में? माल न्यूट्रिशन कुछ जगहों पर है। माल न्यूट्रिशन क्या हुआ वैसे आयशी? यस हुआ क्या, मतलब माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? सर शायद जो बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी होती है क्योंकि उनको सही फूड प्रोवाइड नहीं करते। नहीं करते, मतलब जिसमें जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है। हाँ ठीक। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, बड़ा मुझे भी बड़ा पढ़ के अजीब सा लगा एडिटोरियल में, कि हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन के केसेस ज्यादातर यंग गर्ल्स में और बॉयज में है, और खास तौर पे मेट्रो सिटी में रहने वाले लड़कों में और लड़कियों में। क्योंकि अब मैं आउटडोर टॉपिक हो रहा, लेकिन मैं एक मिनट बताता हूँ क्यों। जो सर्वे किया कि ज्यादातर जो मेट्रो सिटी में रहने वाले यंगस्टर्स हैं, वो न्यूट्रिशनल खाना ना खाकर जो फास्ट फूड होता है वो ज्यादा खाते हैं, और ज्यादातर वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ शुगर होता, मतलब ये शुगर और कार्बोहाइड्रेट वो एक ही चीज हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है। मिनरल्स, न्यूट्रिशंस तो ना के बराबर। तो बहुत केसेस मेट्रो सिटी में हो रहे हैं माल न्यूट्रिशन के, ठीक। अच्छा,
और फिर विटामिन डी की हमारे बहुत कमी हो रही है आजकल, ध्यान रखना। और विटामिन डी कैसे बनता है ये मुझे शिवी बताएगी। विटामिन डी पढ़ा होगा सबने क्लास 7 में। सर धूप। धूप से, और बनाता कौन है? हमारी जो स्किन है, ठीक है, ये चीज। चलो खैर आगे बढ़ते हम लोग। देखो आपके यूपीएससी में ना साइंस के सेक्शन से ये वाले क्वेश्चन, एक उनका फेवरेट क्वेश्चन है, विटामिन, उनका केमिकल नेम, उनका सोर्सेस, और उनकी स्कैसिटी से होने वाली डिजीज। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, एक क्वेश्चन उनका फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछते जरूर, ठीक है। तो आप लोग बार बार मुझसे पूछते हो ना कि सर क्लास वो एनसीईआरटी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में 9 से लेकर 12 तक में क्या होता है, यही सब चीजें दी होती। तो वो आउट ऑफ जो 100% जो आप मान लीजिए 100 जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मान के चलना कि लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, क्लास 9 से 12, और यही सब चीजें होती होंगी। लेकिन मैंने फिर बताया कि कभी भी आपका 15-20 क्वेश्चन करके या 15-20% करके सिलेक्शन नहीं होता है, आपको लगभग लगभग 50% या 60% तक अपने आप को पहुंचाना होता है। अच्छा, तो ये हेल्थ इस तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं किनको, वर्कर्स को और चिल्ड्रंस को, बस इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। फिर अगला लिखो आपका 39 में डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ये भी स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ये सब 39 के अंदर में आएगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। तो उसमें स्कूल एजुकेशन हो गई, मिड डे मील स्कीम हो गया, आप लोगों ने सुना होगा, फ्री की एजुकेशन होगी, तो सब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, फिर अगला लिखो आर्टिकल 39A। नेक्स्ट आपका लिखिएगा आर्टिकल 39A। 39A, इसमें लिख लो फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड टू दी पुअर, ठीक है, टू दी पुअर कॉमा फिजिकली हैंडीकैप, जिसको हम लोग अब दिव्यांग बोलते हैं, टू दी पुअर हो गया। फिर उसके बाद कॉमा करके लिखो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, उनको दी जाती है। फिर उसके बाद आपके माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस क्लास। कई हद तक कई जगहों पर मैंने पढ़ा है कि डिप्रेस क्लास को भी देते हैं, यानी जो SC ST OBC अगर वो भी इनके अंदर में रखे जा रहे हैं तो वो डिप्रेस क्लास, ठीक है। फ्री लीगल एड टू दी पुअर, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस्ड क्लास, इनको प्रोवाइड कराते हैं, डिप्रेस्ड क्लास, ठीक। एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, पूछिए सर। वो जो कसाब को जो फ्री लीगल एड मिला था, ठीक है। वो इसके अंदर ही आता है या अलग आर्टिकल? नहीं, जो कसाब को आपका हमने प्रोवाइड कराया था, एडवोकेट प्रोवाइड कराया था, वो हमारे लीगल सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। कि अगर जो कल्प्रिट है, अगर ही और शी इज नॉट एबल टू हायर एडवोकेट, और अगर कोई एडवोकेट उसका केस नहीं लड़ना चाहता है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हिम लीगल व्हाट असिस्टमेंट। तो पूरा कसाब को एडवोकेट प्रोवाइड कराया गया था, और उस एडवोकेट की मदद से कसाब ने पूरी कोशिश की थी कि उसको डेथ पेनल्टी ना होके आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट, वो हमारे लीगल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। ओके, ये आर्टिकल 39 से कुछ लेना है? नहीं, उसका उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि नहीं, उसको छोड़ दो, वो लीगल उसके अंदर भी दी जाती है, ठीक। ओके, अच्छा, और क्या कहते हैं, ये तो हमारी देश की महानता है कि कसाब को हजारों लोगों ने गोली चलाते देखा, और कई लोग उसके गोली खाए हुए मर गए, और कई लोग तो इंजर्ड हुए, उसके बाद भी उसको 1 साल लग गया क्या देने में, डेथ पेनल्टी। अच्छा, फिर उसके बाद अगला लिखिएगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 लिखिए, स्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत, स्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत, स्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। तो ये स्टेट की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इसका कोई वैसे आर्टिकल 40 का यूज नहीं है, कि स्टेट अपने यहाँ क्या बनाता था, पंचायत बनाता था, आपने सुना होगा पंचायत, विलेज पंचायत। फिर अगला लिखिए आर्टिकल 41। आर्टिकल 41, इसमें लिखो पब्लिक असिस्टेंस
पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है, पब्लिक असिस्टेंस किसको देंगे? पब्लिक असिस्टेंस टू, सबसे पहला लिखो भाई किसको दी जाती है? बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन। और ये कैसे दी जाती है? जैसे कि हमारे उत्तराखंड में ये प्रोविजन है, मैं अभी उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, मुझे महाराष्ट्र का पता नहीं अरुण। हमारे उत्तराखंड में प्रोविजन है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं या अगर आप पीजी हैं तो आपको पर मंथ 2,000 रुपये, और फिर उसके बाद अगर आप पीजी हैं तो आपको पर मंथ 2,500 रुपीज मिलेंगे। ठीक है आयुषी, शिवी, क्लियर है? ठीक, ये यस सर। पहला प्रोविजन हो गया। तो फिर सारे ग्राफिक इरा के स्टूडेंट्स को निकल जाना चाहिए लेने के लिए पैसे। ठीक है, पर यहाँ एक स्टार बना के लिख दो, ओनली फॉर बीपीएल स्टूडेंट या ओनली फॉर बीपीएल। ये सिर्फ किन के लिए है? आपके बीपीएल के लिए, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बाकी के लिए नहीं है भाई। ठीक है, आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद सेकंड जो आपका है जिसमें आपका गवर्नमेंट पब्लिक असिस्टेंस देती है, वो है आपका, सेकंड लिखिएगा, ओल्ड एज। ठीक, तो पता नहीं आप लोगों ने तीनों सुना होगा एक वर्ड, वृद्धा पेंशन योजना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई बुजुर्ग है और उसका कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, या बच्चों ने उनको छोड़ दिया है और वो सड़क के किनारे रहते हैं, कोई है ही नहीं उनका, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको वृद्धा पेंशन के तहत क्या देती है? पेंशन पर मंथ देती है, कि जब तक वो जिंदा रहेंगे उनको सरकार क्या देगी? पेंशन देगी। ठीक, देन थर्ड आपका लिखो, और किसको देती है सरकार? मतलब ये पब्लिक असिस्टेंट, सिक पर्सन। हाँ अरुण, क्या बोल रहे थे आप? ऑर्फन को भी, ऑर्फन नहीं, उनके, हाँ उनके बारे में अभी डेफिनेट मुझे वर्ड कहीं किसी किताब में मिला नहीं। ठीक है, और फोर्थ आपका लिखिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। असल में सेंटर की अपनी अलग स्कीम चल रही होती है, स्टेट्स की अलग चल रही होती है। फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन, जैसे कि अभी आपने बात छेड़ी है, तो हमारे स्टेट में स्टेट पीसीएस में जो ऑर्फन आपके बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स में। आपके नहीं होगा शायद महाराष्ट्र में? नहीं। हाँ, हमारे यहाँ है उत्तराखंड में, अभी लागू हुआ, 1 साल पहले ही लागू हुआ। ठीक है, अच्छा, ठीक। आयुषी, शिरवी लिख दिया ये चारों? यस सर। ठीक, तो ये आपको Yes. ये रेटाफिकेशन करना है। ठीक है, तो ये देखो, सरकार देखो कितना आपको असिस्ट कर रही है, फिर आप सरकार को बोलते हो कि सरकार कुछ करती नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आर्टिकल लिखो अगला, 42, आर्टिकल 42। देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, वो बहुत गजब के लोग थे भाई। कभी तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना लंबा टाइम लगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, क्योंकि एक एक चीज के बारे में सोचा गया था कि क्या कैसे हो सकता है। आर्टिकल 42, और इसीलिए हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा? आयुषी, हाँ आयुषी, 12th। शिरवी, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशनल, सॉरी, आ रहा Sir, no idea. नो आइडिया। अरुण, कुछ है नहीं सर। कुछ नहीं है। हमारे यहाँ लोकसभा का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, गवर्नर का इलेक्शन, स्टेट असेंबली का इलेक्शन, यानी कि लोकसभा में से क्या निकलते हैं? पीएम साहब निकलते हैं, और स्टेट असेंबली के इलेक्शन से क्या बनते हैं? एक कोई क्या बनता है? सीएम बनता है। इनके लिए कोई भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। समझ में आ गया? और यहाँ आपके प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करो, पीएचडी करो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए अपना ग्रेजुएट होना जरूरी है,
या प्राइवेट में आपका एमबीए होना जरूरी है, और इतनी आपके ऊपर वो लगा रखी है। ठीक, चलो फिर अब इसमें मैं आगे बहस नहीं करूंगा। लेकिन किसी को आइडिया हो तो मुझे बताना कल कि ऐसा क्यों कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने। इन इन दोनों के लिए, मेंबर ऑफ द लोकसभा और मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी? एनी आइडिया अभी बता सकते हो कोई? कोई गेस, मतलब कोई लॉजिक आप लगा सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो भी हम पढ़ रहे हैं, पर इनके लिए कोई नहीं रखा कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन? सर जिस टाइम बना था तब एजुकेटेड लोग काफी कम थे, तो काफी फिर कम थे। जी सर। ठीक है, तो चलो एक लॉजिक एक्सेप्ट कर देता हूँ मैं। आयशी। सर इनका पॉलिटिक्स पे दिमाग ज्यादा होता था, पढ़ाई नहीं कर अच्छा, पाते। अच्छा, ठीक। और शिल्वी, दोनों से सहमत हो, यही है वजह कि कोई और हो सकती है? सर कि जो एडुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते बट वो उनमें पोटेंशियल होता है पॉलिटिक्स करने का, पॉलिटिक्स, तो उन अच्छा, ठीक, बढ़िया। मतलब आयशा और शिल्वी दो के ऐसे है कि जो पॉलिटिक्स वाले होते हैं वो अलग ही सोच के बचपन से होते हैं, अलग ही खून के होते हैं, मतलब है। चलो खैर, इसमें मैं बताऊं पर आज के तौर पर दोनों गलत है। अब यहाँ से एक और अच्छी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में काम आ सकता है। अभी मैं राउंड फिगर बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटरेसी रेट, वो लगभग 76% है। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 70s में है। तो हमारे यहाँ ध्यान रखना, लिटरेसी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? पहले मुझे शिल्पी बताएगी। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेफिनेशन, लिटरेट पर्सन क्या है हमारे यहाँ? किसको हम बोलेंगे कि लिटरेट है, पढ़ा लिखा है? so a person who can read, right? बस, बड़ी रीड एंड राइट क्या? किताब, नॉवेल? ठीक। आयशी। सर जो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो। हाँ, अपने राइट्स के बारे में। अभी आप लोग ये पढ़ लो ना कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए अपने राइट्स के बारे में अवेयर। अभी कॉलेज के अपने जाना है, अपने दोस्तों से पूछना जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किसी को कुछ नहीं पता होगा। अच्छा, अरुण। so one who can write it and write in Hindi या इंग्लिश। अच्छा, नहीं, हमारी टोटल पॉपुलेशन का आउट ऑफ 100% का, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 70 मोर देन 70% पढ़े लिखे लोग हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक्स जो लिटरेट कहलाता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, उसको अपना नाम लिखना और पढ़ना आता है बस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट क्या बोलती है? लिटरेट बोलती है। खाली अपना नाम वो पढ़ सके और लिख सके तो गवर्नमेंट बोलेगी तू पढ़ा लिखा है। कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो 6 पास हो, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन तो भूल ही जाओ। समझ में आ रहा है? तो आप समझ सकते हो कि हमारा लिटरेसी रेट आज 2023 चल रहा है, उसमें ये डाटा दे रखा है, तो कितना गलत होगा। और जब हम 47 में आजाद हुए थे और 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करवाया, तब आप लिटरेसी रेट समझ सकते थे कितना कम था। उस समय लेस देन 30% था। उस समय वही डेफिनेशन दे रखी थी। हम बहुत बुरे हाल थे हमारे भाई। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलो खैर, वापस आते हैं। अभी आप लोग देखो, आप लोग रहते हो मेट्रो सिटी में। अभी आपको वो एक बड़ा टॉपिक भाई कई बार आपको स्पीकिंग में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड व्हाट? भारत। भारत। हम रहते हैं इंडिया में, और मोर देन 70% पॉपुलेशन जो है, या 80% कहाँ रहती है? आपकी भारत में। और भारत के बहुत बुरे हाल हैं। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं। चलो, हम लोग 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, वरना ये बीच से बंद हो जाता है। ठीक है।